हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 106। अब आगे वही आहान और ध्रुव एक दूसरे की शक्ल को देखने लगे थे। तब आहान ने ध्रुव के कान में कहा, एक ही रात में भाई ने ऐसा क्या कर दिया कि भाभी अपनी मर्जी से यहाँ रहने को तैयार हो गई है। लेकिन सुमित का चेहरा एकदम भावहीन हो गया था। वह समझ चुका था कि अरमान ने प्यार से तो आस्था को समझाया नहीं होगा। फिलहाल वो एक तरफ जाकर बैठ गया था और आकाश को कॉल करने लगा था। वही आकाश जो कि उस वक्त रश्मि को अपनी बाहों में लिए सोए हुए था। सुमित का फोन आने पर वह जाग गया था। फ्लैशबैक, जैसे ही आकाश ने ये देखा कि डॉक्टर रश्मि उसके बेड पर सोई हुई है तो उसके चेहरे पर सुकून सा उमड़ आया था। आकाश जल्दी ही बाथरूम में फ्रेश होने चला गया था और नहा धोकर वह बाहर आया था क्योंकि रात का 1 बज चुके थे। वह डॉक्टर रश्मि को वहां से जाने के लिए भी कह नहीं सकता था। और नहाने के बाद आकाश सोचने लगा कि वह कहाँ सोए, क्योंकि आकाश अपने बेड के अलावा कभी कहीं और नींद नहीं आया करती थी। तो इसीलिए सिंघानिया मेंशन में भी उसने अपने विला के जैसा ही बेड डलवा रखा था। तो इसीलिए अब वह परेशान हो गया था कि वह क्या करे। क्या वह डॉक्टर रश्मि के बराबर में सो जाए, लेकिन अगर उसकी आंख खुल गई तो और उसने उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा सोच लिया तो कहीं ना कहीं ये सब सोचते हुए आकाश अब अपने कमरे में पड़े सोफे पर सोने की कोशिश करने लगा था। लेकिन वह करवटें बदलते रहा 1 से 2 घंटे तक, लेकिन उसे नींद नहीं आई। फिर हार कर आकाश बेड पर लेट गया था और जैसे ही वह बेड पर लेटा अचानक डॉक्टर रश्मि की आंखें खुल गई थी और वह तुरंत उठकर बैठ गई थी। डॉक्टर रश्मि ने अपने आसपास अच्छी तरह से देखा, फिर उसे याद आया कि वह तो आकाश के कमरे में है। तब डॉक्टर रश्मि की नज़र जैसे ही अपने ठीक बराबर में लेटे हुए आकाश पर पड़ी तो वह हैरान हो गई। आकाश ने डॉक्टर रश्मि को उठता हुआ देखकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। हालांकि वह अभी भी जाग ही रहा था, लेकिन रश्मि फटाफट ने उठकर अपना बैग उठाकर बाहर की ओर जाने लगी थी। लेकिन तभी उसे आकाश की आवाज़ सुनाई दी थी, कहाँ जा रही हो तुम? तब रश्मि आकाश की ओर मुड़कर देखने लगी। तब रश्मि नजरें चुराते हुए बोली, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहती हूँ, मैं अभी और इसी वक्त यहाँ से जा रही हूँ। बिना आकाश की बात सुने रश्मि दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर जाने लगी, आकाश ने उसका हाथ पकड़कर तुरंत उसे अपनी ओर खींच लिया था और डॉक्टर रश्मि सीधा आकाश के सीने से जा लगी थी। तब रश्मि ने एक पल आकाश की ओर देखा और अगले पल अपने हाथों से छुड़ा लिया था और चिढ़ते हुए बोली, यह क्या बदतमीजी है मिस्टर आकाश मल्होत्रा? कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर आप ये कहना शुरू कर दें कि मैं आपको सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ। तभी आकाश ने एक नज़र रश्मि पर डाली। उस वक्त बिल्कुल काले गाउन में रश्मि का उजला हुआ बदन साफ दिखाई दे रहा था। तब आकाश ने रश्मि की ओर देखते हुए कहा, ठीक है देखो, मुझे तुम्हें यहाँ रोकने का कोई शौक नहीं है, और रही बात इस वक्त यहाँ से जाने की तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, इस वक्त रात के 2:30 बजे हुए हैं और रात के 2:30 बजे मैं तुम्हें यहाँ से इस तरह से नहीं जाने दे सकता हूँ, तो तुम्हें आज रात यही सोना होगा। तब रश्मि ने झल्लाते हुए बोली, नहीं, मैं किसी भी कीमत पर यहाँ नहीं रुकूंगी, मुझे अभी यहाँ से जाना ही होगा। ये बोलकर रश्मि ने दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बाहर कदम रखा तो डर के मारे उसने अपना कदम वापस ले लिया था, क्योंकि पूरी की पूरी हवेली इस वक्त पूरी तरह से वीरान हुई पड़ी थी। इतना ही नहीं, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। आकाश का विला एकदम भूतिया विला के जैसी लग रहा था। और तब रश्मि को इस तरह से घबराता हुआ देखकर आकाश उसकी ओर देखकर उसकी हालत का मजा लेने लगा था और मुंह दबाए हंसा और बोला, ठीक है डॉक्टर रश्मि, अगर आप जाना ही चाहती है तो आप जा सकती है, अब मैं आपको नहीं रोकूंगा। ऐसा बोलकर आकाश बेपरवाही से जाकर बेड पर लेट गया था। डॉक्टर रश्मि की हवा पूरी तरह से गुम हो गई थी, क्योंकि उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया था। इसीलिए उसने वापस बेड की ओर कदम बढ़ा दिए थे और बिना आकाश की ओर देखे फटाफट से वह बेड के बिल्कुल एक कोने पर जाकर लेट गई थी। वहीं आकाश रश्मि को इस तरह से कोने पर लेटा हुआ देखकर बोला, इस तरह से कोने पर तो ऐसे लेटी हुई है मानो कि मैं इसे खा जाऊंगा। उसने अपना सर झटक दिया और ना जाने कब आकाश और रश्मि दोनों ही सो गए थे। फ्लैशबैक एंड, और अगली सुबह वह दोनों एक दूसरे के सीने से लगे हुए थे। अब तो रश्मि की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई थी और फटाफट से वह उठी। वहीं आकाश भी अब थोड़ा सा ऑकवर्ड सा हो गया था।
फटाफट से सुमित का फोन आने पर उसने कान पर लगाकर वह अपने कमरे से बाहर निकल गया था। आकाश के जाने के बाद जल्दी ही डॉक्टर रश्मि ने अपना बैग लिया और फटाफट से खुद को थोड़ा सा फ्रेश करते हुए वो वहां से बाहर निकलने लगी और सीधा हॉल में आ गई थी। वहीं आकाश उस वक्त अपने गार्डन में चला गया था। सुमित ने उसे बता दिया कि इस तरह से आस्था की नानी माँ आ गई है, मेंशन में हंगामा मचा हुआ है। तो इसलिए आकाश ने सुमित को बोल दिया था कि वह अभी आ रहा है। जल्दी ही वह थोड़ा सा जॉगिंग करने के बाद जैसे ही नहाने के लिए अपने कमरे में जाने लगा, डॉक्टर रश्मि उसे हॉल में ही मिल गए थे। डॉक्टर रश्मि को बैग समेत जाता हुआ देखकर आकाश के माथे पर बल पड़ गए थे और वह बेचैन होकर बोला, अगर आप चाहे तो नाश्ता करके जा सकती हैं, इतनी भी क्या जल्दी आपको जाने की। तब डॉक्टर रश्मि ने बिना आकाश की ओर देखे जवाब दिया, मैं अनजान के घर पर रुककर नाश्ता नहीं कर सकती हूँ। ऐसा बोलकर रश्मि वहां से जाने लगी, लेकिन उसी वक्त आकाश बोला, अनजान के साथ बाहों में बाहें डालकर सो तो सकती हूँ लेकिन नाश्ता नहीं कर सकती हूँ। अब रश्मि ने जैसे ही यह बात सुनी उसका पारा बहुत ज्यादा हाई हो गया था और उसने सुलगती आंखों से आकाश की ओर देखा और मन ही मन में बोली, न जाने ये इंसान और कितना गिरेगा। ये सोचते हुए डॉक्टर रश्मि जल्दी ही वहां से बाहर निकल गई थी। डॉक्टर रश्मि को जाता हुआ देखकर आकाश का चेहरा एकदम सख्त हो गया था और उसने अपने कुछ गार्ड्स को उसके पीछे भेजा था ताकि उसे कोई रास्ते पर प्रॉब्लम ना आए। और फिर फटाफट से नहा धोकर तैयार होकर वह सिंघनिया मेंशन के लिए निकल चुका था। वहीं दूसरी ओर वही अरमान के ये कहने पर कि आपकी बेटी अपनी मर्जी से यहाँ है। नानी माँ गुस्से में बोली, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरी गोरी अपनी मर्जी से यहाँ किसी भी कीमत पर नहीं रुक सकती है। ऐसा बोलकर नानी माँ जल्दी ही सीढ़ियों की तरफ देखने लगी थी, जहाँ पर एकदम बड़े ही खूबसूरत सूट पहने हुए आस्था आ रही थी। आस्था ने अपनी साड़ी चेंज की थी और अरमान की अलमारी में जो ध्रुव ने उसके क्लोजअप सेट करवाया था अभी भी वहां उसके ब्रांडेड कपड़े पड़े हुए थे। तो आस्था के पास कोई और चॉइस नहीं थी, तो उसने उसी में से एक क्रीम कलर का बड़ा ही प्यारा सा ले सूट लिया था और उसे पहन लिया था। आस्था को देखकर अरमान के दिल की धड़कन धक धक करने लगी थी। आस्था बड़ी ही प्यारी लग रही थी, ऐसा लग रहा कोई परी सीधा सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी। तब एक पल को आस्था को देखकर नानी माँ भी चौंक गई थी, लेकिन अगले ही पल आस्था सीधा दौड़कर जल्दी से नानी माँ गले से लग गई थी। वही आस्था का चेहरा पूरी तरह से मुरझाया हुआ था। नानी माँ आस्था का सर सहलाते हुए बोली, गोरी गोरी बेटा इधर देखो, मैं हूँ तेरी नानी माँ, मैं तुझे यहाँ लेने के लिए आई हूँ। तू चल मेरे साथ, तुझे किसी से डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर किसी ने भी हमें रोकने की कोशिश की तो फिर मेरी छड़ी है ना, मैं इससे मार मार कर उसे सीधा कर दूंगी। तू चल मेरे बच्चे, चल मेरे साथ। ऐसा बोलकर नानी माँ आस्था को वहां से चलने के लिए बोलने लगी थी, लेकिन आस्था ने एक भी कदम बाहर की ओर जाने की ओर नहीं बढ़ाया था। तब नानी माँ चौंक गई थी और कंफ्यूजन से पूछने लगी, क्या बात है बेटा, चलना मेरे साथ। अपनी नानी माँ की बात सुनकर आस्था का दिल बड़ी बुरी तरह से रो रहा था, लेकिन इस वक्त अपनी आंखों में आंसू लाकर वह अपनी नानी माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी और अनायास ही उसने अपनी नानी माँ को जोरों से गले से लगा लिया था। ना चाहते हुए भी आंसू रोकते हुए भी कुछ आंसू उसकी आंखों में आ गए थे, लेकिन बिना किसी की नजर पड़े उसने वह आंसुओं को साफ किया और फिर नानी माँ की ओर देखकर बोली, अंडस्को नानी माँ, हम यही रहेंगे और हम आपके साथ नहीं आ रहे हैं। अब जैसे ही आस्था ने ये कहा सबका मुंह हैरानी के मारे खुला का खुला रह गया था। वही ध्रुवहान से आखिरकार रात में भाई ने ऐसा क्या कर दिया कि भाभी का डिसीजन बदल गया। वही दादाजी अब थोड़ा सा शांत हो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें आस्था के लिए बुरा लग रहा था और इसीलिए वह आस्था के पास आए और उसके सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा तुम्हें किसी से डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अरमान ने तुम्हें डराया धमकाया है तो तुम हमें बता सकती हो। अचानक वहां एक आवाज गूंजी, मुझे लगता है कि क्वीन को अब आराम करना चाहिए। इस तरह से उनसे इतने सारे सवाल मत कीजिए, कल वह बेहोश हो गई थी, उन्हें आराम की जरूरत है। जैसे ही टाइगर ने ये कहा उन्होंने तिरछी से नजर से अरमान की ओर देखा। दादाजी समझ चुके थे कि टाइगर सिर्फ अरमान की बोली ही बोलता है। टाइगर को वहां देखकर नानी माँ थोड़ा सा घबरा गई,
लेकिन फिर वह आस्था का गालों को छूते हुए बोली, गोरी बेटा चलना मेरे साथ, तूने तो मुझे कहा कि तू अब यहाँ कभी भी नहीं आएगी और हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर अब क्या हुआ? तेरी पढ़ाई का क्या होगा? 3 दिनों के बाद तेरी क्लासेस है, तेरा कॉलेज है, तुझे कॉलेज भी तो जाना है। तब आस्था ने कॉलेज की बात सुनकर अरमान की ओर देखा। वही अरमान का चेहरा काफी ज्यादा सख्त सा हो गया था। अरमान में से बड़ी ही खतरनाक वाइब आने लगी थी। हर कोई अरमान को देखकर थोड़ा थोड़ा डर रहा था, क्योंकि ना जाने किस बात का गुस्सा उस वक्त अरमान को आ रहा था कि वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया और सीधा जाकर आस्था और नानी माँ दोनों के बीच में खड़ा हो गया था और नानी माँ की ओर देखकर बोला, नानी माँ, मुझे लगता है कि आपको अब घर जाना चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ रुकना चाहती हैं तो यहाँ भी रुक सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात मेरी बीवी आस्था सिंघानिया की कॉलेज जाने की, तो इसका डिसीजन अभी मैंने नहीं लिया है कि आस्था कॉलेज जाएगी या नहीं जाएगी। जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था का दिल कतरा कतरा हो गया था। कहां तो वह अपनी हसीन जिंदगी का ख्वाब देखने लगी थी और कहां अरमान इस तरह की बात सुनकर उसका दिल बुरी तरह से टूट गया था और ना चाहते हुए भी उसके आंसू जिसने जल्दी ही उसकी आंखों से वह निकल गए थे। अरमान की बात सुनकर नानी माँ खामोशी तोड़ते हुए बोली, देखो दामाद जी, आपका कोई हक नहीं है कि आप मेरी बेटी को इस तरह से डराए, और डॉक्टर बनना उसका इकलौता सपना है। कॉलेज जाने से और अपनी पढ़ाई पूरी करने से आप उसे इस तरह से रोक नहीं सकते। अरे वह छोटी बच्ची है, अभी पढ़ना चाहती है, तो आप क्यों उसे रोकना चाहते हैं? अरमान एक नज़र आस्था की ओर देखकर और उसकी आंखों में आया आंसुओं को देखकर अंदर ही अंदर चिढ़ गया था। अरमान ना जाने क्यों, लेकिन आस्था की आंखों के आंसुओं को वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए अरमान ने नानी माँ की ओर देखकर बोला, मैंने आपसे कहा ना नानी, ये मेरा फैसला होगा, मेरी बीवी कॉलेज जाएगी या नहीं जाएगी, आप क्यों परेशान हो रही है? डोंट टी वरी, आप जाए और जाकर आराम कीजिए। ऐसे बोलकर अरमान टाइगर की ओर देखने लगा था। तभी टाइगर धीरे धीरे नानी माँ की ओर आगे बढ़ने लगा था। अब तो नानी माँ बहुत ज्यादा डर गई थी और वह अपने कदम पीछे लेने लगी थी, क्योंकि वह एक बार फिर टाइगर के कंधे पर सवार होकर वहां से नहीं जाना चाहती थी। बड़बड़ाते हुए बोली, ठीक है, आप अपने इस घोड़े जैसे आदमी को रोको, हम जा रहे हैं यहाँ से। मनोज चल बेटा, पर याद रखना अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को भी, और एक और बात, मुझे अब उसे बुलाना ही होगा। ये कहते हुए नानी माँ जल्दी ही वहां से जाने लगी, लेकिन जैसे ही लास्ट में नानी माँ ने ये बोला कि मुझे अब उसे बुलाना होगा, ये बात आस्था को बहुत ही ज्यादा परेशान कर गई थी और वह तुरंत बोली, वही नानी माँ, ये आप क्या कह रही है? लेकिन नानी माँ आस्था के बिना कोई बात सुने जल्दी ही वहां से बाहर निकल चुकी थी और अब आस्था हॉल में ही घुटनों के बल बैठ गई, दरवाजे की ओर देख रही थी। आस्था को देखकर हर किसी को उस पर तरस आ रहा था। ध्रुव और आहान तो एक दूसरे से नजर भी नहीं मिला पा रहे थे। उन्हें ऐसा लगने लगा मानो कि उन्होंने एक छोटा सा प्लान करके आस्था की पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया हो। उन्होंने तो सोचा था कि अरमान के मन में आस्था के लिए थोड़ा बहुत प्यार होगा तो वह नजर आ जाएगा और वह भाभी को मना कर घर ले आएंगे, लेकिन अरमान की डिक्शनरी में तो सॉरी, माफी या प्यार वाले शब्द थे ही नहीं। उसका इस तरह का बर्ताव देखकर सभी पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। वही दादाजी आस्था के पास आए और उसके सर पर हाथ रखकर बोले, अपने आप को संभालो बेटा, अपने आप को संभालो। लेकिन आस्था तो उस वक्त फूटकर रो रही थी। अब अरमान आस्था को इस तरह से रोते हुए देखकर पूरी तरह से इरिटेट हो चुका था और बिना देरी किए वो उसके पास गया और उसने रोती हुई आस्था को तुरंत अपनी गोद में उठा लिया था। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।